गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं अखिल सर आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में, तो वहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया था भैया, और क्या क्या हमने कवर किया था वहाँ पे। हमने कवर किया था वहाँ पे आपसे कि हमने कहा था कि जो ऊर्जा के आधार पर, जीवभार के आधार पर और संख्या के आधार पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसको 1927 में चार्ल्स एल्टन ने डिवाइड किया था, बांटा था उसी को, है ना। उसी क्रम में हमने आपको भी उत्पादक के बारे में बताया, उसी क्रम में उपभोक्ता के बारे में बताया, उसी क्रम में अपघटक के बारे में बताया, है ना। वहां पर देखिए हमने आपको बताया था भैया कि जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, CO2, इनकी मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज ग्रुप में भोजन लेंगे वो, है ना। और निकालते बाहर क्या क्या भैया, O2 गैस फॉर्म में निकलती जाती है और बनता क्या है, स्टोव भी बनता है, ठीक है। उपभोक्ता के बारे में हमने बताया था कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता वह होते हैं जो सीधे सीधे उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। अर्थात जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हों, उन्हें बोलेंगे उत्पादक, कंज्यूमर जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये 3 प्रकार के होते थे, बताया गया था आपको, डिवाइड किया गया था 3 प्रकार में। कौन कौन से थे हमने बताया था भैया आपको, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक बताया था जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी मतलब भैया जो सीधे सीधे पेड़ पौधों को खाएं, जो घास फूस खाएं, पेड़ पौधों को खाएं, वह शाकाहारी होते हैं। जैसे देखिएगा मनुष्य तो सर्वाहारी होता है, लेकिन मनुष्य में भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, है ना। दूसरा आता द्वितीयक उपभोक्ता, अर्थात जो प्राथमिक को खा जाए, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए, मांसाहारी होते हैं ये पूरी तरह से। तृतीयक उपभोक्ता में 2 तरह के जीव आते हैं, एक तो उच्च क्वालिटी के मांसाहारी, एक उच्च स्तर के मांसाहारी, और दूसरे सर्वाहारी आते हैं। उच्च स्तर के मांसाहारी जैसे भैया शेर हो गए, बाज हो गए, ये भैया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा जाते हैं, तो उच्च स्तर के हो गए। और सर्वाहारी में एक ही जीव आता है, हमने बताया था सबसे खतरनाक जीव होता है पूरी पृथ्वी का, और वो है मनुष्य। मनुष्य से खतरनाक कोई होता ही नहीं है, सब कुछ खा जाता है ना, बताया था हमने। और उसी की देन है कि आज कोविड-19 की वजह से हम लोग जूझ रहे हैं, और कारण बताया गया सी फूड, है ना, सब ये पता होगा। चलिए कभी किसी क्लास में सिर्फ इसी टॉपिक पे चर्चा कर देंगे। तो आइए आज आपका नया टॉपिक मिलता भैया, कौन सा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, अर्थात फूड चेन और फूड वेब। आइए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम पहले चर्चा करते हैं किसकी भैया, हम पहले चर्चा करते हैं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। किसकी चर्चा करते हैं भैया, खाद्य श्रृंखला की। अब देखिए खाद्य श्रृंखला होती क्या है, नाम से देखिए स्पष्ट है भैया, खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है भैया कि ऐसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाए, वही तो श्रृंखला हो गई। जैसे कभी देखिए आप, अब तो नहीं होता है, जैसे पुराना घर जो होता था उसमें जो दरवाजा बाहर लगा रहता था ना, बड़ा बड़ा दरवाजा, उसमें देखिए भैया कुंडी लगती थी ऐसे उसको फंसाने के लिए ना, और कुंडी देखिए उसमें चेन बनी रहती थी, वही तो श्रृंखला है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी क्या होती थी, जुड़ी रहती थी, है ना। चलिए तो खाद्य श्रृंखला देखिए, इसमें हमने कहा भी हमको 2 पॉइंट याद रखना। 2 पॉइंट देखिए है कौन कौन सा, दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, याद कौन कौन सा रखना है। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर होता रहता है, अर्थात जो ऊर्जा है, ऊर्जा एक स्तर अर्थात कौन सा, निम्न स्तर होता है। ये ऊर्जा एक स्तर अर्थात कौन सा स्तर भैया, निम्न स्तर। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक, दूसरे मतलब ये उच्च स्तर तक, उच्च स्तर तक जाती है। क्लियर हुआ। देखिए हमने कहा 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट है ये, ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक। भाई उत्पादक जो होगा वो 100% ऊर्जा बनाएगा, 100% ऊर्जा बनाएगा। जो उपभोक्ता होगा उसका 10% लेगा,
अपघटक होगा उसका 10% लेगा, तो ऊर्जा देखिए एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती रहती है, यही तो होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या रखना भैया, इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं कि ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कौन सा भैया, एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भैया क्या होता है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है। कैसा होता है भैया, एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है। इसका मतलब क्या है, जो इसमें क्रम होगा ना भैया वो एक निश्चित दर में होगा। जैसे ऐसा तो नहीं, जरा सोचिए आप कभी निमंत्रण में गए होंगे तो निमंत्रण में क्या आ जाता है, पहले आपको लाके दाल चावल दे दिया जाता है। एक क्रम होता है ना भैया उसका, पहले आप जाएंगे। अब तो देखिए प्रथा चलती नहीं है, पहले होता क्या था भैया कि अभी भी कहीं कहीं मिलता है, पहले होता क्या था लोग बैठा के खिलाते थे, उसमें आनंद बहुत आता था, है ना। जो बैठ के खाने में जो आनंद आता है अब वो खड़े खड़े कहाँ मिलता है जी, है? अब तो खड़े खड़े सब कुछ फास्ट हो रहा। गांव में देखिए एक वो पूजा की जाती है, गांव में पूजा होती है, इसमें बैठ के लोग वो जो धान का भूजा वूजा करके ना पूजा करते हैं लोग। अब उससे क्या बोलते हैं, उससे भैया देखिए शायद अवसान माई की पूजा ऐसे कुछ बोला जाता है ना भैया। अब उसमें भी देखिए एक नई प्रथा जोड़ दी है। प्रथा कौन सी जोड़ दी है, अब लोगों के पास टाइम ही नहीं रह गया। अब उनके स्थान पर एक नया माता जी का उद्भव कर दिया गया और नाम दे दिया चटपटा माई। कौन सा नाम दे दिया गया, चटपटा माई का नाम दे दिया गया। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें लोग खड़े खड़े, पहले जो लोग बैठ के करते थे आराम से गीत उत गा के करते थे, अब वही लोग खड़े खड़े करते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। वो चटपटा माई हो गई कि अब किसी के पास टाइम नहीं है। तो मनुष्य अपने टाइम के अनुसार भगवान को भी प्राप्त करना चाहता है। पहले लोग घंटों पूजा करते थे। अब उससे देखिए फायदा क्या होता था, ऐसा नहीं है कि पूजा करने से भगवान ही मिल जाते थे। उससे होता क्या था, पूजा करने से हमारी इंद्रियां जो है भैया ना, इंद्रियां हमारे बस में होना शुरू हो जाती थी। इंद्रियों के ऊपर हम नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देते थे, तो हमारा मन शांत रहने लगता था। पूजा करने से यही सब तो होता है कि मन शांत होने लगता, धीरे धीरे हमको संतुष्टि मिलती है उस चीज़ से, इसीलिए तो करते हैं। अब दुनिया फास्ट हो गई, मनुष्य फास्ट हो गया, तो अपने भगवान को बदल दिया उसने, है ना। अब बाहर से जर्मी करके निकल लेता है, जरा भी आते हैं, ऐसे तो करता है ना। तो देखिए इधर टॉपिक पर आते हैं। हमने कहा भैया कि इसमें 2 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला आता भी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाहित होती है, दूसरा एक निश्चित ना क्रम का अनुसरण करती है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। दोनों पॉइंट नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिएगा। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए इरेज करें भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, अगर हमसे कोई पूछे खाद्य श्रृंखला की डिफिनेशन होती क्या है, तो हम कैसे बताएंगे खाद्य श्रृंखला की डिफिनेशन, फूड चेन की डिफिनेशन क्या होती है। तो हम बताएंगे भैया कि जीवधारियों का एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने का क्रम ही क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जब भैया जीवधारी एक दूसरे के ऊपर ही तो आश्रित हैं भाई। हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, जैसे शाकाहारी पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, मांसाहारी शाकाहारी पर आश्रित हैं, उच्च मांसाहारी दोनों पर आश्रित हैं, सर्वाहारी हम लोग हैं जो सब पर आश्रित हैं, है ना। तो हमने कहा कि जो खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि भोजन की प्राप्ति के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जब जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं और इसी को जब एक क्रम में दर्शा दिया जाता है, क्या हो जाता है भैया, ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है। क्लियर हुआ। आइए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझना शुरू करते हैं। जैसे भैया है क्या, सपोज दैट घास है, घास को किसी ने खाया, टिड्डे ने खाया, किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया भैया, सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, बाज ने खाया। किसने खाया, बाज ने खाया। अब आप देख रहे हैं भैया एक क्रम है ये। जरा सोचिए, मेढक घास खा सकता है क्या, है, बोलिए, मेढक घास खा सकता है क्या, नहीं खा सकता है। सांप घास खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना। बाज क्या करेगा, बाज घास खाएगा, नहीं खा सकता भैया, एक क्रम है ये। घास को टिड्डा ही खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो आप देख रहे हैं घास हमारी क्या भैया, उत्पादक। घास क्या है, उत्पादक। टिड्डा क्या है, टिड्डा भैया प्राथमिक उपभोक्ता, ये तो वाह। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता। सांप तृतीयक उपभोक्ता,
ये भी तृतीयक में ही आएगा, लेकिन उच्च किस में आएगा भैया? उच्च मांसाहारी में आएगा। क्लियर हो यहाँ तक? इसको भी नोट कर लीजिएगा ऐसे ही कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। क्रम है ये, यही क्रम क्या कहलाता है? यही क्रम तो श्रृंखला है। देखिए श्रृंखला बन गई ना, ये कड़ी टू कड़ी जुड़ती गई। अब एक भी कड़ी अगर हम तोड़ देते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने तोड़ दिया, टिड्डे को बाहर निकाल दिया, तो सब मरना शुरू हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? मरना शुरू कर देंगे। मेढक नहीं सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि मेढक घास खाएगा नहीं। जब मेढक नहीं रहेगा तो सांप नहीं रहेगा, सांप नहीं रहेगा तो बाज नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है भैया कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको बना के रखा जाए। और तभी बन पाएगा जब वन का कटाव कम हो, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। जब ये सारी क्रिया होंगी तभी ये संभव है। इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल लिखते हैं भैया हम, इससे संबंधित वो भी है। अब देखिए, अभी तो हमने बताया घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। अब जरा सोचिए, घास को हिरण भी तो खाता है। घास कौन खाता है? हिरण भी खाता है ना? हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। कौन खाता है? शेर खाता, युद्ध करता है। हिरण को शेर खाता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या शेर घास खा सकता है? कभी नहीं खाएगा। शेर घास खाएगा? तो देखिए श्रृंखला बन रही ना भैया ये। तो इस यही श्रृंखला क्या कहलाएगी? खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जलीय समझते भी है, जलीय श्रृंखला। मान लीजिए तालाब है, तालाब में जो छोटी छोटी घास होती है उसे फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। जो घास होती भी है इसे फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। इस घास को भी कौन खाएंगे? छोटे छोटे कीड़े खाएंगे, कीट खाएंगे। इस कीट को कौन खाएगी? छोटी मछली खाएगी। यही तो करेगी, छोटी मछली खाएगी। ये छोटी मछली है। और छोटी मछली कौन खाएगी भी? बड़ी मछली खाएगी, इससे बड़ी मछली, है ना। और इन दोनों को कौन खा जाएगी? जो सबसे बड़ी मछली हुई, लाइक एज व्हेल, शार्क, ये सब व्हेल, शार्क, है ना। व्हेल भी स्तनधारी भी तो है। और विश्व का सबसे बड़ा जीव, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होती भी है, जो समुद्र में पाई जाती है। लगभग कहा जाता है भैया कि इतनी बड़ी होती है, लगभग 10 हाथियों के बराबर होती है, ऐसा कुछ कहा जाता है ना। ये ब्लू व्हेल मतलब इतनी बड़ी बड़ी होती हैं ये। तो देखिए क्रम ही तो है। अब जरा सोचिए, मछली घास खाएगी क्या? है? कुछ मछलियाँ होती हैं जो घास खाती हैं, वही इसमें रखा गया है। छोटी छोटी मछलियाँ वही कुछ घास खा जाती हैं, वही किस में रखा गया? इसमें रखा गया। अब व्हेल घास खाएगी क्या? नहीं खाएगी। एक क्रम है, क्रम टूटेगा नहीं। यही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ भैया? चलिए नोट हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है खाद्य श्रृंखला के प्रकार। कौन सा आता है? टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। चलिए प्रकार की बात कर ली जाए तो देखिए भाई, खाद्य श्रृंखला के प्रकार की बात की जाए, कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो पहली खाद्य श्रृंखला बांटी गई भैया, उसका नाम क्या है? चारण खाद्य श्रृंखला। क्या नाम है पहले? कौन सी भैया? चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी कौन सी भी? हमने कहा भैया आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा ये, है ना। और मैंने कहा अब हमको आगे बढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना होगा। वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। दूसरा भी अपघटक खाद्य श्रृंखला। दूसरा कौन सा है? अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक खाद्य श्रृंखला। क्लियर हुआ? दोनों नोट करिएगा, फिर एक एक करके बताते हैं मतलब क्या है इसका। वाह, चलिए पहले देखते हैं चारण क्या है। इसको बोलेंगे ग्रेजिंग
ग्रेजिंग फूड चेन, इसको भैया डिट्राइटस, डिट्राइटस DETRITUS, डिट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। चलिए इसको जानते भैया चारण क्या है। पहले देखिए चारण है ना भैया, अब इसका मतलब क्या होता है चारण का। चारण का मतलब होता है भैया कि जब कोई भी जीव पौधों या उसके भागों पर आश्रित हो, जब कोई जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए पौधों या उसके भागों का उपभोग करे, है ना, तो ऐसी खाद्य श्रृंखला को क्या बोलेंगे भैया, चारण खाद्य श्रृंखला। हमने कहा कोई भी जीव जब क्या करे, कोई भी जीव जब पौधों या उसके भागों का उपभोग करे, भागों का उपभोग करे ना, तो इसके द्वारा जो श्रृंखला बनेगी उसे क्या बोलेंगे, चारण खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो नोट करिएगा, वाइस सुनते चलिए, नोट करते चलिए। हमने कहा भैया कि जब कोई जीव पौधों या उसके भागों का उपभोग करके जिस श्रृंखला का निर्माण करेगा वही क्या कहलाता है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे क्या भैया, जैसे हमने कहा घास टिड्डा बाज, इसमें जैसे क्या होगा, जैसे देखिए क्या होगा भैया, घास, बट टिड्डा घास को खाएगा, किसी न किसी भाग को ही तो खाएगा उसके, घास टिड्डा, वही क्रम लिख लीजिएगा, घास टिड्डा मेढक सांप बाज, ये सब किसमें आएगा भैया, यही तो है चारण खाद्य श्रृंखला। लिखिएगा चारण खाद्य श्रृंखला, है ना। एग्जाम्पल नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। मेढक सांप बाज, वो भैया नोट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए कौन सा भैया, दूसरा है जी, देखिए दूसरा कौन सा है, अपघटक खाद्य श्रृंखला। अपघटक का मतलब क्या होता है भैया, जो मृतोपजीवी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं भैया, जो मृतोपजीवी जीव होते हैं, अर्थात जो क्षय होते हुए प्राणियों अथवा पादपों के शरीर, अर्थात देखिए भैया क्या क्या मतलब इसका अपघटक मतलब क्या है, मतलब ऐसे जीव जो समाप्त हो रहे पादप या अन्य जीवों से अपना जीवन यापन करें, ऐसे जीव जो समाप्त हो रहे, जो अपघटित हो रहे जीवों अथवा पेड़ पौधों, मतलब जीव में सब तो आ गया ना, किसी भी प्रकार के जीव, कोई भी प्रकार का जीव ऐसा हो जो अपघटित हो रहा हो। अपघटन मतलब क्या होता है, जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हो, है ना, उसके ऊपर जो जीव आश्रित होंगे, उसी से जो श्रृंखला बनेगी उसको क्या बोलेंगे, अपघटक खाद्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे, अपघटक खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। जैसे क्या भी हमने कहा कचरा, जैसे क्या कचरा, अब जैसे मान लीजिए कहीं पर कचरा है ना, अब अपघटक ही तो है वो, है ना। अब इसमें ढेर सारे जीव या कुछ भी ऐसे ही सड़ा होगा इसमें, वही तो कचरा है। इस कचरे को किसने खाया, कीट ने खाया। किसने खाया भैया, कीट ने खाया। कीट को किसने खाया, मकड़ी वगैरह ने खा लिया। किसने खाया, मकड़ी वगैरह ने खा लिया। तो देखिए जो क्रम बन रहा है ना भैया, देखिए कचरे से कीट, कीट से मकड़ी, तो यही कचरा ही क्या है, अपघटक क्या है, अपघटक है ना। तो हमने कहा कि जब जीव ना, जब क्या होता भैया, क्षय होते प्राणियों एवं पादपों के ऊपर जो जीव आश्रित होंगे और इस प्रकार से जो श्रृंखला बनेगी उसे क्या बोलेंगे, अपघटक खाद्य श्रृंखला। तो हमने कहा श्रृंखला कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की, चारण खाद्य श्रृंखला, अपघटक खाद्य श्रृंखला। क्लियर हुआ दोनों? चलिए नोट करिएगा इसको भी। हो गया। चलिए अगला आता भैया खाद्य जाल। दूसरा कौन सा आता भैया, खाद्य जाल। खाद्य जाल, फूड वेव। चलिए खाद्य जाल क्या होती है इसको हम जानते हैं। तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ समूह ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल। तो हमने कहा कई खाद्य श्रृंखलाओं का, कई खाद्य श्रृंखला का
मिला हुआ समूह ही, कई खाद्य श्रृंखला का मिला हुआ समूह ही क्या कहलाएगा भैया? खाद्य जाल कहलाएगा। हमने कहा कई खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ समूह ही क्या कहलाएगा? खाद्य जाल कहलाएगा, है ना। अब देखिए भैया, खाद्य जाल को अगर और अच्छी तरीके से डिफाइन करना तो कैसे बताएंगे? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? अनेक, वही मतलब हुआ, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को ही क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? खाद्य जाल कहा जाता है। अब देखिए भैया, अच्छा ऊपर देखिए एक पॉइंट भैया मिस हो गया था। अगर देखो पहले पॉइंट हमने लिखा दिया था, हमने कहा था कि ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। कैसे होता है? एक दिशी तो होगा, एक स्तर से दूसरे स्तर में। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें भी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी, एक दिशीय होते हुए भी ऊर्जा का प्रवाह, लिखते चलिएगा, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हुए भी कैसा होता भैया? कई पथों से होकर गुजरता है। एक दिशी होते हुए भी कई पथों से या कई मार्गों से, कई पथों से गुजरता है। अभी बता रहे हैं कैसे गुजरता है, एग्जाम्पल समझाते हैं भी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी श्रृंखला है, ऐसी कौन सी खाद्य श्रृंखला है जिनमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरती है, तो कौन सा भैया? वो खाद्य जाल है। वो क्या है? खाद्य जाल है। जब खाद्य श्रृंखला पूछे तो उसमें सिर्फ एक दिशी होती है ऊर्जा का प्रवाह। चलिए नोट करिएगा इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताएं तुझे, कैसे बताएं तुझे, मिटाने से भी ना मिटेगी तेरी दास्तां। चलिए रेस करें भैया। चलिए रेस करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं आसानी के साथ। चलिए अब देखिए, हमने कहा भैया खाद्य जाल कैसे बनेगा। सपोज दैट ये कोई पौधा था, सपोज दैट ये क्या भैया, कोई इधर मिट्टी है ना, ये तो मृदा है। अब इस पर कोई पौधा लगा है, इस पर क्या लगा भैया? कोई पौधा है ये, ठीक है। अब ये कोई पौधा है, अब ये पौधा है भैया, तो ये क्या उत्पादक ही तो है, ये मिट्टी है, कार्बनिक है, कार्बनिक मृदा है, ठीक है, कार्बनिक मृदा है ये। अब ये अगर कोई पौधा तो क्या है? उत्पादक ही तो है, उत्पादक हो गया। अब जरा सोचिए, यहाँ सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसको मिला, क्या मिला? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिला, इसने भोजन बनाया, है ना। और कितने परसेंट बनाया भी? 100% इसने भोजन बनाया। कितना बनाया? 100% इसने भोजन बनाया। अब देखिएगा जरा, इसी पौधे को कई लोग मिलकर खाएंगे। देखिए कई लोग मिलकर कैसे खाएंगे। इसी पौधे को टिड्डा भी खाएगा, इसी पौधे को बकरी भी खाएगी, इसी पौधे को हिरन भी खाएगा, ये तो करेगा। इसी पौधे को हमने कहा टिड्डा भी खाएगा, खा सकता है ना, टिड्डा भी खा सकता है, इसे बकरी भी खा सकती है, हिरन भी खा सकता है, खा सकता है ना। ये सब मिल के खाएंगे किसको? इस पौधे को खाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, इधर से अगर हम लोग बढ़े तो टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा, ये तो करेगा। बकरी को देखिए कौन खाएगा भैया? बकरी को शेर भी खा सकता है। इसको कौन खा सकता है? इसको शेर भी खा सकता है, इसको जंगली भेड़िया भी खा सकता है, ये तो कर सकता है, जंगली भेड़िया भी खा सकता है। हिरण को कौन खा सकता है? हिरण को भी शेर खा सकता है, शेर, चीता, भेड़िया, ये देखिए इसको भी खा सकता है। क्लियर हो रहा? और बात की जाए भैया
इधर देखिए ये तो कड़ी बन रही है ना, देखिए। और इन सबको कौन खा सकता है? जो सर्वाहारी होगा, अर्थात मनुष्य खा सकता है। कौन खा सकता है? मनुष्य खा सकता है जो सर्वाहारी है। समझ में आ रहा? अब जब ये सब मरेंगे, जब इन सब की मृत्यु होगी तो इनको अपघटित कौन करेगा? अपघटक कौन करेगा इन सबको? अपघटक अपघटित करेगा। अपघटक इसे भी अपघटित कर सकता है, इसे भी कर सकता है, इसे भी कर सकता है ना। अर्थात जो कवक और जीवाणु होते हैं वो सबको क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना भैया। तो आप देख रहे हैं एक जाल जैसे, देखिए जाल जैसे बुन दिया गया ना। अभी तक आप श्रृंखला पढ़ रहे थे। श्रृंखला का मतलब होता था कि जो हम सीधी लाइन बता देते थे, चलिए इन्होंने इनको खाया, उन्होंने उनको खाया, उन्होंने उनको खाया, बस खत्म, काम हो गया हमारा। लेकिन जब एक चीज को कई लोग मिलकर देखिए खा रहे हैं, बकरी पेड़ को खा रही है, हिरण पेड़ पौधों को खा रहे हैं, टिड्डा खा रहा है। अब देखिए इनको खाने वाले तो अलग अलग होंगे ना भाई। हिरण को शेर भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, बकरी को भी शेर भेड़िया खा सकता है, टिड्डे को मेढक सांप ये सब खा सकते हैं। इन सब को मनुष्य खा सकता है। और इन सब को अपघटित कौन कर सकता है? कवक और जीवाणु कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो संरचना देखिए आपके सामने जो बनी, एक जाल की तरह बन गई। वो कैसी बन गई? एक जाल की तरह बन गई। यही क्या कहलाएगा? खाद्य जाल। यही तो है। देखिए कई खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ समूह है। एक खाद्य श्रृंखला देखिए इधर बन रही है, एक इधर बन रही है, एक इधर बन रही है। तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का मिला हुआ समूह खाद्य जाल कहलाता है, जो आपके सामने है। तो आप भी ऐसे कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लीजिएगा। पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। जल्दी फिगर आउट करिए आप लोग। जी भैया जल्दी करिए फिगर आउट आप लोग। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, ये प्यार में क्यों होता है ये। वाह भैया नोट करिएगा आराम से, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो रहा भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समाप्त हुआ। अब इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं जो हमको बताने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं, इसमें और बताते हैं भैया। इरेज कर दें? चलिए मान लीजिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं भैया जो हमसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए हमसे पूछ सकता है भैया कि जलीय एक तालाब का अगर खाद्य श्रृंखला देखा जाए या शैवाल के रूप में देखा जाए भैया, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? एक तालाब का देखा जाए तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो जरा सोचिएगा कि तालाब में होते क्या हैं। अगर पूछा जाए एक तालाब की खाद्य श्रृंखला आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे भैया? अगर पूछे इनमें से तालाब की कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो तालाब में क्या होंगे? शैवाल होंगे। क्या होंगे? शैवाल होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे ना, जिसको एल्गी क्या बोलते हैं भैया? एल्गी या इसको क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलेंगे? काई, जो गाँव में बोला जाता है। शैवाल को कौन खाएंगे भैया? पिस्सू। कौन खाएंगे? पिस्सू खाएंगे। पिस्सू मतलब ये छोटे छोटे जीव होते हैं ना, आप देखते हैं ना, जो वो जू की तरह छोटे छोटे जीव होते हैं जो जल में रहने वाले, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, पिस्सू कहलाते हैं। वो खाएंगे पिस्सू। इन पिस्सुओं को कौन खाएंगे भैया? छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, है ना, बड़ी मछलियाँ। तो इस तरह से जो क्रम देखिए बन रहा भैया, वही किसका है? तालाब का है। तो याद रखिएगा शैवाल,
शैवाल को पिस्सू ने खाया, छोटी मछली, बड़ी मछली, उनसे भी बड़ी मछली जो व्हेल शार्क हमने बताया था, है ना। और शैवाल से कुछ चीज़ें और जान लेते हैं भैया। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो शैवाल के द्वारा। यही इसको भी जान लेते हैं। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन करता है, शैवाल करता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन करता है भैया, शैवाल करता है। क्लियर हुआ, ठीक। क्योंकि भैया आप जानते हैं कि लगभग 75% भूभाग पर जल ही जल तो है ना। और जल में सर्वाधिक क्या मिलती है, शैवाल मिलती हैं। बड़े शैवाल, छोटे शैवाल, वो सब करते क्या है, हमेशा जल में रहेंगे तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होती रहती है। इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज। चलिए अगला टॉपिक आता है भैया इकोलॉजिकल निकेत। इकोलॉजिकल निकेत है ना, लेकिन लिखा जाता है इकोलॉजिकल नीचे करके लिखा जाता है, भी NICHE लिखा जाता है। अब देखिए है क्या इकोलॉजिकल निकेत है क्या, चलिए हेडिंग डालिएगा, फिर आगे बढ़ते बताते हैं क्या है इकोलॉजिकल निकेत। चलिए अब देखिए भैया एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। उनका नाम था ग्रीनेल्स। क्या नाम था, ग्रीनेल्स। एक वैज्ञानिक थे ग्रीनेल्स साहब, उन्होंने 1917 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। किसका भैया, पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग किया, है ना। अब इन्होंने भैया पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग करके बताया क्या इसके बारे में। इन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई भी श्रृंखला आप ले लीजिए, या कोई भी आवास स्थान आप ले लीजिए, कोई भी तंत्र ले लीजिए पारिस्थितिकी, चाहे घास का मैदान ले लीजिए, चाहे वन क्षेत्र ले लीजिए। अब जरा सोचिए कोई घास का मैदान है, वन क्षेत्र है, तो उसमें कई तरह के जीव पाए जाएंगे ना भैया। अब क्या ये जरूरी है कि जो जीव हैं वो कहीं भी निवास कर जाएंगे? भाई जीवों के निवास करने के लिए जहां पर जीव अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, जहां उनके लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वहीं तो निवास करेंगे, वही तो उनका वास स्थान होगा, है ना भैया। तो वही उनका वास स्थान ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी निकेत। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी निकेत। ये तो भैया एक समझाने का तरीका। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे भैया इसमें हम, विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को ना, हमने कहा विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों, हमने कहा भैया कि विभिन्न प्रकार की जातियों एवं विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों न के निवास की, उपजातियों के स्थानीय मतलब क्या भैया, उनका जो निवास स्थान है कि स्थानीय वितरण की व्यवस्था ही क्या कहलाएगी, वितरण की व्यवस्था ही क्या कहलाती भैया, पारिस्थितिकी निकेत। स्पष्ट है। फिर से देखिए, हमने कहा ग्रीनेल साहब ने बताया 1917 में कि पारिस्थितिकी निकेत क्या है, किसी भी तंत्र में
जो जीव हैं, जो उनका पर्टिकुलर निवास स्थान है जहां वो रहते हैं, उनको किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? पारिस्थितिकी निकेत के अंतर्गत उनको दिखाया जाता है। इतना समझ में आया भैया? अब इसमें देखिए भैया, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो किसी एक निकेत में रहने वाली जीव समुदाय की दो जातियां, किसी एक निकेत में रहने वाली, इसको भी नोट करेंगे भैया। हमने कहा कि किसी निकेत में रहने वाली, किसी निकेत में रहने वाली, किसी निकेत में रहने वाली दो जातियां, किसी निकेत में रहने वाली दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती। दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या भैया? नहीं रह सकती। समझ में आ रहा? हमने कहा किसी निकेत में रहने वाली, किसी निकेत में रहने वाली दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि जहां पर हिरन का निवास होगा, क्या वहां पर शेर भी रह सकता है? नहीं रह सकता है। या तो हिरन उस स्थान को छोड़ के चला जाएगा, भाई कमजोर वही पड़ेगा तो वही तो छोड़ के जाएगा, उस आवास स्थान को छोड़कर चला जाएगा, कहीं और अपना आवास स्थान ढूंढेगा वो। तो वही हमने बताया, किसी निकेत में रहने वाली दो जातियां एक साथ कभी नहीं रह सकती। नोट करिएगा जितना पॉइंट बताया गया भैया। डिफिनीशन समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से अगली क्लास में इसको रिवीजन करवा देंगे, है ना। अगर समझ में आ गई तो बता दीजिएगा, हाँ समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लें, हम बंद कर देंगे ना भैया। चलिए भैया, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस पर भैया कई लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। अब देखिए, इस बारे में पूछा जाए तो अभी हमने कहा कि सबसे पहले किसने बताया था, शब्द किसने दिया था भैया? ग्रेनेल्स ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेनेल्स ने दिया था। और इन्होंने कुछ इसके बारे में बताया। कुछ और लोग हैं जिन्होंने भी इसके बारे में बताया। आइए उसको भी हम जानते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे भैया एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ओडम। क्या नाम भैया उनका? ओडम साहब ने भी कुछ बताया। आइए ओडम के कथन को भी यहीं जान लेते हैं। हमसे पूछ सकता है कि ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी निकेत किसे बोलेंगे? तो ओडम साहब ने कहा, निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। इन्होंने क्या कहा कि निकेत एक सूक्ष्म निवास है। निकेत क्या भैया? निकेत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, निकेत एक सूक्ष्म निवास है। निकेत क्या भैया? एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही जाति या उपजाति निवास करती। जिसमें भैया जिसमें एक ही जाति या उपजाति निवास करती है। क्लियर हुआ? ये किसने कहा भैया? ओडम साहब ने कहा। इनकी भी डिफिनेशन हम लिख लेंगे। ओडम साहब ने क्या कहा? निकेत एक सूक्ष्म निवास है। ये इंपॉर्टेंट है। निकेत का एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक जाति या उपजाति के जीव निवास करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट करते चलिएगा साथ साथ में। नोट को भैया, कोई पढ़े या ना पढ़े भैया, हमारे संस्था के कर्णधार पढ़ते ही रहते हैं। हमारे दीक्षित सर हमारा साथ देते रहते हैं। चलिए बात करते हैं भैया। एक और थे, उनका नाम था एल्टन। वही एल्टन साहब हैं,
वही चार्ल्स एल्टन हैं जिन्होंने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया था। एल्टन ने भी कुछ बताया, किसके बारे में? निकेत के बारे में। आइए जानते हैं क्या बताया इन्होंने कहा भैया, एल्टन साहब ने क्या बताया? इन्होंने कहा किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान, किसी जंतु विशेष का, इन्होंने क्या कहा भैया? किसी जंतु विशेष का, किसी जंतु विशेष का, किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक, किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण या जीव समुदाय ही, या उसका जो समुदाय ही क्या कहलाता है? समुदाय क्या कहलाएगा भैया? निकेत कहलाएगा। क्लियर हुआ है? देखिए हमने 3 डेफिनेशन आपको बताई। निकेत का मतलब क्या होता है? हमने कहा भैया कि कोई भी तंत्र हो, उसमें रहने वाला जो जीव होगा उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर निवास स्थान होगा, उसी के निवास स्थान को निकेत कहते हैं। अब ओडम साहब ने बताया कि निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही जाति अथवा उपजाति निवास करती है। ये किसी ने बताया? ओडम साहब ने बताया। एल्टन साहब ने बताया किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय ही क्या कहलाता है? उसका निकेत कहलाता है। आप जरा सोचिए भाई, एक प्रकार का जीव एक ही जगह तो रहेगा। हमने बताया कि जीव वहीं रहेंगे जहां उनके लिए सफिशिएंट एनवायरनमेंट मिलेगा, सफिशिएंट जलवायु मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, वहीं तो रहेंगे कि हर जगह निवास कर जाएंगे? नहीं रह सकते हैं। जीव वहीं रहेंगे जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, है ना? और जहां पर वो रहेंगे उन्हीं के वास स्थान को क्या बोलते हैं? निकेत। सीधी भाषा में जानिए, जब नाम दे के पूछ ले ओडम ने क्या बताया, एल्टन ने क्या बताया, ग्रेनेल्स ने क्या बताया, तब हम उसके बारे में बताएंगे। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। खुदा करे, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। सनम का नाम आए। नोट हो गया भैया? चलिए नोट हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज आप लोग सोच रहे हैं सर बड़ा गाना गा रहा है। इस गाने से किसी का अगर संबंध पाया जाता है तो मात्र कल्पना योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कहा भैया कि कुछ चीज़ें और जो हम छोड़ दिए थे, हमने रिवाइंड किया, हमको लगा कि नहीं बता देना चाहिए। देखिए क्या क्या है वो। जैसे देखिए हमने बताया था भैया कि घटक की बात की गई थी, तो घटक हमने बांटा था भैया जैविक, अजैविक और ऊर्जा। 3 ही होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा, है ना? एनर्जी, बायोटिक, एबायोटिक। अब देखिए जो अजीबी घटक था, बिल्कुल किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर ये मृदा जो है ये तो भौतिक घटक है ना? आइए उसे क्लियर करते हैं। तो देखिए भैया अजीवीय, कौन सा? अजीवीय घटक। इसकी बात कीजिए, देखिए हमने कहा था अजीवी घटक को 2 भागों में बांटा गया। वहां हमने बताया था भैया एक कार्बनिक, दूसरा कौन सा बताया था भैया? अकार्बनिक। ये तो बताया था, एक कार्बनिक और अकार्बनिक, यही बताया था। लेकिन भैया एक भाग और इसका बताया गया, कौन सा? भौतिक। कौन सा बताया गया भैया? भौतिक। कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। देखिए अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है कार्बनिक में, तो देखिए हमने बताया था क्या क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कौन सा भी? वसा। ये तो कार्बनिक हो गया। अकार्बनिक देखिए हमने बताया था वहां पे भैया आपको क्या क्या बताया था? ताप बताया था, ताप, मृदा, जल, वायु, खनिज, इतना बताया था ना भैया। तो जरा आप रिवाइंड करिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अगर हमसे पूछ ले भैया कि इनमें से कौन सा अकार्बनिक घटक है, अगर ऑप्शन में अकार्बनिक है
तो अकार्बनिक बताएंगे। लेकिन अगर पूछ ले भैया कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक है और उसमें दे दे भैया आपको, जैसे दे दे प्रकाश, ताप, हवा, प्रकाश, ताप, वायु, ये सब किस में आएगा भैया? हमने कहा प्रकाश, ताप, वायु किस में आएगा भैया? भौतिक घटक में। किस में आएगा? भौतिक घटक में, है ना। लेकिन अगर भौतिक घटक ऑप्शन में नहीं है तब क्या सही होगा? अकार्बनिक सही हो जाएगा। अकार्बनिक में सब कुछ रखा गया। लेकिन अगर ऑप्शन भौतिक घटक है, फिर आपसे पूछ लिया कि प्रकाश कौन सा घटक है, तो क्या बताएंगे भैया? हम भौतिक घटक बताएंगे। ताप कौन सा? भौतिक है। वायु कौन सा है? भौतिक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तब कैसे हो जाएगा? अकार्बनिक से हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो यहाँ से इनको अगर हम हटा दें, प्रकाश, वायु, इनको हटा दें भी तो किस में चला जाएंगे? ये भौतिक में। लेकिन ऑप्शन भौतिक नहीं तो क्या सही होता? अकार्बनिक सही हो जाता है हमारा। इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए एक छोटा सा और पूछा हो भैया, पूछा गया खड़ी अवस्था किसे कहते हैं? कौन सी अवस्था भैया? खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं? तो स्टैंडिंग स्टेट किसे कहेंगे भैया? निश्चित समय में अजीबी पदार्थों की जितनी मात्रा होगी, किसी भी निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में अजीबीय, निश्चित समय में अजीबीय पदार्थों की, निश्चित समय में अजीबीय पदार्थों की, निश्चित समय में अजीबी पदार्थों की निश्चित मात्रा, कौन सी मात्रा भैया? निश्चित मात्रा क्या कहलाती है? खड़ी अवस्था कहलाती है। अच्छा, निश्चित समय में अजीबी पदार्थों की उपस्थित मात्रा कौन सी भैया? उपस्थित मात्रा, उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है भैया? उपस्थित मात्रा कौन सी अवस्था कहलाती है? खड़ी अवस्था। नोट कर लीजिएगा, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा खड़ी अवस्था, फिर लिख लीजिएगा कि निश्चित समय में अजीबी पदार्थों की उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है? खड़ी अवस्था कहलाती है। क्लियर हो? इतना पूरा नोट करिएगा भैया, है ना, इतना अच्छे से क्लियर करिएगा। तो ये भैया आपका देखिए पारिस्थितिकी का हमने 4 वीडियो बताया आपको, मतलब 4 क्लास हमने लिया आपकी ना, तो 4 वीडियो हमने लगभग कवर कर दिया, ये समाप्त होता है। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है कि नहीं, आपको लगता है सर ये छूट गया यहाँ से, है ना, बाकी चीज़ें और बताएंगे, तो यहाँ से अगर लगता नहीं कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा सर यहाँ से इस तंत्र से छूटा हुआ है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी इतना ही था जितना हमने अभी बताया। इतना आप लोग अच्छे से तैयार करिए। हम आशा करते हैं कि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा पेपर में। आप यहाँ से पेपर अच्छे से करके आएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो आप लोग देखिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा पढ़ने का प्रयास करिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।